हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के इस नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग स्टील का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है बीम, यानी कि स्टील बीम जो इस्पात के धरन होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसके क्या बेसिक फंडामेंटल होते हैं और उनकी डिजाइनिंग में क्या बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि बीम होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम है, आप नोट करते चलिएगा, बीम। अब देखिए बीम है क्या, इसका इंट्रोडक्शन समझिए आप, परिचय कि बीम होता क्या है, स्टील बीम क्या है। कि देखिए धरन किसी भी संरचना का जो है ना, ये जो धरन है, इस्पात है, ये बीम है, इसको हिंदी में बोलते हैं धरन, ये स्टील का। लेकिन हम स्टील की प्रॉपर्टी के बारे में, कंक्रीट के बारे में नहीं, स्टील की बीम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो धरन है ये किसी भी स्ट्रक्चर का ये क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। अब इससे होता क्या है आप ये समझ लीजिए कि बीम का मेन काम क्या होता है। बीम के ऊपर जो भी लोड आते हैं, स्लैब का लोड आता है या जो भी लाइव लोड आते हैं या स्लैब के ऊपर जो भी चीज़ें आती हैं, उस लोड को ये क्या करता है, कॉलम के ऊपर ट्रांसफ़र करता है, कॉलम फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफ़र करता है और फाउंडेशन जो है वो सॉइल यानी जो उसके नीचे जो मृदा है उसके ऊपर उस लोड को क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। तो जो ये संरचना है इसमें हम लोग स्लैब के जो लोड हैं वो कहाँ जाएंगे, बीम पे जाएंगे और देन बीम के सहायता से वो कॉलम पर जाएंगे और कॉलम की सहायता से फाउंडेशन पे जाएंगे और फाउंडेशन का सहायता से वो कहाँ, सब स्ट्रक्चर। यानी हमने एक दिन आपको बताया था कि अगर आप पॉइंट से डिस्कस कर सकते हैं तो ये आपका होता है ग्राउंड लेवल। इसके नीचे के जो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पर फाउंडेशन आता है, ये जो फाउंडेशन का पार्ट है, ये इस किसी भी बिल्डिंग के दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक एबव द ग्राउंड लेवल, उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और देन बिलो द ग्राउंड लेवल इसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर। तो जो फाउंडेशन आता है ये सब स्ट्रक्चर में है। तो क्या होता है इसमें, ये बीम क्या करेगी, सुपर स्ट्रक्चर के सभी लोडों को कॉलम की सहायता से सब स्ट्रक्चर पर क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। क्लियर। अब इस धरन में किस किस प्रकार के अनुप्रस्थ भारों का परिमाण क्या क्या होता है, यानी इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि अनुप्रस्थ भारों के परिणाम, अनुप्रस्थ भारों के परिणाम, इफेक्ट ऑफ ट्रांसवर्स लोड। तो जो धरन पर कौन कौन से लोड का इस पर इफेक्ट पड़ता है, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट वाइज पॉइंट लिख लेंगे और वो कैसे वर्क करते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग इसमें करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है, बेंडिंग। इसका है बेंडिंग, बेंडिंग मतलब हिंदी इसका बंकन, बेंडिंग होगा। नेक्स्ट क्या है, शियर। नेक्स्ट क्या है, अपरूपण यानी शियर। थर्ड है आपका विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन। क्या है, डिफ्लेक्शन। फोर्थ पॉइंट डिफ्लेक्शन क्लियर हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है, वेब क्रिपिंग। क्या है, वेब क्रिपिंग, वेब क्रिपलिंग है, क्रिपलिंग, वेब क्रिपलिंग। देन फिफ्थ आपके क्या है, वेब बकलिंग, वेब बकलिंग। तो इतने हम लोग अनुप्रस्थ भार जो पढ़ेंगे इस बीम पर, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो एक डायग्राम हम आपको बनाएंगे, उसमें ये सारी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेंडिंग क्या है, शियर क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, वेब क्रिपिंग एंड वेब बकलिंग क्या होते हैं किसी भी धरन में, जब उस पर बाहर से या जो उसकी स्लैब का लोड है या फिर कोई लाइव लोड है। अब देखिए यहाँ पर स्लैब का लोड जो होता है उसे हम लोग डेड लोड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, डेड लोड एंड लाइव लोड की बात करते हैं। इसकी चर्चा भी थोड़ी सी कर ली जाए। तो देखिए जो डेड लोड होता है ये सेल्फ लोड है, इसे हम लोग सेल्फ लोड भी कहते हैं। यानी किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी अवयव का जो स्वयं का भार होगा वो क्या कहलाता है, डेड लोड कहलाता है, जो कि इसका जो एक स्थान क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और लाइव लोड क्या है, लाइव लोड ऐसे हैं जैसे टेबल, कुर्सी, ह्यूमन और भी सारी ऐसी चीज़ें जो रूम में रखी जाती हैं, आज हम किसी और स्थान पर रख रहे हैं, किसी और स्थान पर अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या होती है, हमारी लाइव लोड होती हैं। तो ये जो आपकी ये परिणाम है अनुप्रस्थ भार के, बेंडिंग, शियर, डिफ्लेक्शन एंड वेब क्रिपलिंग एंड वेब बकलिंग, ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। क्लियर। ये डायग्राम बना हुआ है जिससे हम लोग बीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो स्टील बीम है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, शियर क्या है, देन
तो ये एक बीम का सेक्शन है। तो बीम ये जो है ये कंक्रीट का नहीं है, ये बीम किसका बनाया जा रहा है, ये हम लोग टॉपिक ही जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्टील बीम। तो यहाँ देखिए कि जो बीम का ये सेक्शन है, बीम के ऊपर और नीचे वाले भाग को हम लोग फ्लैंज कहते हैं और बीच के जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेब कहेंगे। और यहाँ पर ये जो दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं, तो ये एक सपोर्ट पर एक बीम को रखा गया है। इसके सपोर्ट के मिड पॉइंट से और दूसरे सपोर्ट के मिड पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है, इसे हम लोग इफेक्टिव स्पैन कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अगर आपको दो डायग्राम दे दे और इस तरीके से अगर कोई डायग्राम बना हुआ है और अगर इसकी लंबाई 2 मीटर लिख दे, इसकी लंबाई 2 मीटर और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लिख दे, तो अब इससे पूछ सकता है कि इसमें प्रभावी लंबाई यानी इफेक्टिव स्पैन क्या हो सकता है। तो आप इस कॉलम का आधा पार्ट और इस कॉलम का आधा पार्ट करके जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पैन हो जाएगा। देन ये जो पार्ट बना हुआ है ये है वेब बकलिंग का। यहाँ देखिए सिर्फ एक बेंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बाहर की तरफ उसके पार्ट बाहर निकल जा रहे हैं, ये है वेब क्रिपलिंग। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब कोई भी बीम है उसके ऊपर लोड जब अधिक पड़ने लगेगा तो वो नीचे की तरफ ऐसे बेंड हो जाता है। अगर ये ऐसे बीम है तो नीचे की तरफ बेंड हो जाए तो जितना बेंड ओरिजिनल पोजीशन के बाद जितना बेंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि वह बीम उतनी विक्षेपित हो गई है, यानी कि उसमें उतना डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो गया है। तो इसमें आप पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ चीज़ें लिख सकती हैं कि धरन में बंकन के फलस्वरूप, ठीक है, बेंडिंग के फलस्वरूप क्या होता है, जो धरन है, जो बीम है, इसमें बेंडिंग के फलस्वरूप ही क्या होता है, बेंडिंग आघूर्ण उत्पन्न होता है, बेंडिंग प्रतिबल उत्पन्न होता है। अगर किसी भी धरन में बेंडिंग ना हो तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात बेंडिंग अगर हो रही है तभी आपका बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, उत्पन्न होता है। ठीक, या पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाइएगा, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए कि धरन में बंकन के फलस्वरूप बंकन प्रतिबल यानी बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये आप डायग्राम भी देखते जाइए, पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाइए। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रतिक्रियाओं पर भार के कारण, प्रतिक्रिया क्या है, ये देखिए, ये जो पार्ट हैं इन दोनों से एक रिएक्शन उत्पन्न होता है जो बीम को सपोर्ट, तो ये आपका प्रतिक्रिया है, ये क्या है, रिएक्शन एलिमेंट है, ये सपोर्ट है, यहाँ से एक रिएक्शन उत्पन्न होता है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिक्रियाओं एवं भार के कारण धरन खंड पर क्या होता है, अपरूपण बल आएगा, तब वहाँ पर क्या होगा, अब जब इस पर अपरूपण बल आएगा, सपोर्ट पर अपरूपण बल आने के कारण अपरूपण प्रतिबल उत्पन्न होता है। यानी कि जब शियर आएगा तो वहाँ से जो सपोर्ट है उस पर क्या होगा, शियर स्ट्रेस भी जनरेट होगा। क्लियर, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और डिफ्लेक्शन की बात आती है तो डिफ्लेक्शन इस तरीके से, जब इसे लोड बहुत ज़्यादा पड़ेगा बीम पर, अगर सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर पे है तो वो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विक्षेप कहते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। बात करते हैं वेब क्रिपलिंग की, तो वेब क्रिपलिंग ये है और वेब बकलिंग यहाँ पर है। आप इसको देख सकते हैं कि डायग्राम में वेब बकलिंग और वेब क्रिपलिंग किस तरीके से बन रहे हैं। तो अलग अलग इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि बेंडिंग क्या है। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया है बेंडिंग, तो बेंडिंग के बारे में अलग चर्चा की जाएगी कि बेंडिंग क्या है, देन शियर क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, और वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग के लिए कौन कौन से डिजाइनिंग प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बेंडिंग की। तो बेंडिंग में होता क्या है ये आप समझिए कि बेंडिंग की वजह से ही बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होता है, बेंडिंग की वजह से ही। तो अब इसकी डिजाइन हम लोग बेंडिंग इन बीम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए अब एक इक्वेशन याद करना पड़ेगा कि M/I R इक्वल टू सिग्मा/Y R इक्वल टू E/R। इस क्वेश्चन से हम लोग बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि इसके क्या कंडीशन होती है, इसमें इक्वल या अनइक्वल कर दें, तो इसे हम लोग बेंडिंग इक्वेशन भी बोलते हैं, या फिर शियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की सहायता से इसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से M आपका क्या है, मोमेंट है, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा और Y क्या है, उस सेंटर से उसके जो सेंटर होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उससे उसके टॉप सरफेस की दूरी होगी। देन R आप क्या है, रेडियस है, E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, E क्या है यहाँ पर, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देन सिग्मा क्या है, इस आपका स्ट्रेस। क्लियर, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग बेंडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट है, ये तो हो गया बेंडिंग इन बीम।
दूसरा फर्स्ट पॉइंट था कि बेंडिंग इन बीम, कैसे बेंडिंग निकाली जाएगी बीम में। अब दूसरा जो पॉइंट था वो है शियर इन बीम। शियर को कैसे, ये डायग्राम आप बना लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि अब हम इरेज कर रहे हैं ताकि और भी जो पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर सकें। तो ये पॉइंट आप फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता भी है। तो शियर इन बीम की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट था शियर इन बीम, कि शियर को कैसे बीम में फाइंड आउट किया जाएगा। तो इसके लिए जो एक फॉर्मूला है टाउ वी एम आर इक्वल टू 0.45 सिग्मा वाई, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। और टाउ वी एम क्या है, ये अनुगेय अधिकतम अपरूपण प्रतिबल है। टाउ वी एम अनुगेय अधिकतम अपरूपण प्रतिबल, अधिकतम अपरूपण प्रतिबल। देन एफ वाई क्या है आपका, एफ वाई जो है आपका वो है यील्ड स्ट्रेस। अब देखिए अगर यील्ड स्ट्रेस के लिए यील्ड स्ट्रेस, तो अगर एफ ई 250 है तो यहाँ पे जो एफ वाई होगा वो क्या होगा 250, ठीक। एफ वाई क्या होगा 250, क्लियर। अब डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। तो डिफ्लेक्शन, थर्ड पॉइंट क्या है, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन भी विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या होता है, डिफ्लेक्शन अपॉन एल इंटू डी अपॉन एल बराबर 5/26 इंटू एफ मैक्स अपॉन ई। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। यहाँ पर है क्या क्या, एल जो है आपका, एल जो है वो है इफेक्टिव स्पैन। अभी हमने आपको डायग्राम में दिए, देखिए एल आपका स्पैन नहीं है, क्या है, इफेक्टिव स्पैन है। देन डिफ्लेक्शन है। देन डी क्या है आपका, डी जो है वो है आपका अधिक जो है धरन की क्या है, गहराई, डेप्थ ऑफ द बीम। देन एफ मैक्स क्या है आपका, अधिकतम बंकन प्रतिबल, अधिकतम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग, और ये भी हमने आपको बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील कितना है, तो ई इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील। ये स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। अब वेब क्रिपलिंग की बात करते हैं। तो वेब क्रिपलिंग के लिए भी अलग अलग फार्मूले हैं। आप पहले वेब क्रिपलिंग, हम लोग वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में बस 3 पॉइंट की बेंडिंग इन बीम, शियर इन बीम एंड डिफ्लेक्शन कैसे निकाले जाते हैं और क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, इस लेक्चर में बस हम इतना ही देखेंगे। और अगले लेक्चर में जो 2 टॉपिक बचे हैं, वेब क्रिपलिंग एंड वेब बकलिंग, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, और हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आपको दोबारा से बता दें या अलग से आपको लेक्चर बना के उसे हम अपडेट कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।